आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2025 और आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर इस पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी इसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इटालियन सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीती है? एसी मिलान ने सऊदी अरब के रियाद में जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें इंटर मिलान को हराकर यह खिताब जीता है। इंटर मिलान को हराया और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसी मिलान, जिसने इस खिताब को जीता। अब सऊदी अरब की बात हो रही है तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होगा और ऐसा पहली बार होगा जब फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देश संयुक्त मेजबानी में करेंगे। फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन कहाँ होगा यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताइए। तिब्बत में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिंगरी काउंटी। यह भूकंप भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण आया। अगर आपने ज्योग्राफी में भूकंप के बारे में पढ़ाई की हो तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है और ये टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति करते रहती हैं जिससे उनमें टकराहट होती है और फिर उसके कारण भूकंप आता है। ये जो भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें हैं इनके टकराहट से अक्सर दक्षिण पश्चिम चीन, नेपाल और उत्तर भारत में भूकंप आते हैं। तिंगरी काउंटी को जहां पर अभी जो भूकंप आया है उसका केंद्र था वहां पर 10 किलोमीटर गहराई में इसका केंद्र था। तो तिंगरी काउंटी को माउंट एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार कहा जाता है। अब आइए भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना रहती है और आते रहते हैं। सबसे पहले भूकंप की माप रिक्टर स्केल पर की जाती है और रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अभी जो तिब्बत में भूकंप आया उसकी तीव्रता थी 6.8, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को मापा जाता है किससे? रिक्टर स्केल से। अगर रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 3 से कम है तो उसको हल्का भूकंप कहते हैं, लेकिन अगर ये 7 से अधिक है तो इसको विनाशकारी कहा जाता है। एक है मरकाली स्केल, इससे भूकंप के प्रभाव को मापा जाता है। भूकंप प्रवण क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे भूकंप अधिक आते हैं। तो पहला है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र है जहां विश्व के 90% भूकंप आते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना यह संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप के दृष्टि से। तो रिंग ऑफ फायर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। भारत में भी भूकंप अधिक आने वाले क्षेत्र हैं जिसको भूकंप प्रवण क्षेत्र कहेंगे। तो हिमालय क्षेत्र यानी उत्तर भारत में भूकंप
बहुत आता है। अभी जो भूकंप आया है ये हिमालय के क्षेत्र में ही तो आया है, लेकिन ये तिब्बत वाले एरिया में आया है, तिंगरी काउंटी में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये भी भूकंप संभावित क्षेत्र है। कच्छ का रण गुजरात का 2001 में जो भूकंप आया आप उसे जानते हैं अगर आपने पढ़ाई की हो तो। और अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पर भूकंप अधिक आते हैं। तो भारत के ये क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। अब भूकंप से संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसे आप समझिए। एपी सेंटर का मतलब होता है भूकंप का सतही केंद्र। यह वह पॉइंट होता है जहां पर भूकंप जब आता है तो उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है और सबसे पहले वहां पर होता है। और हाइपोसेंटर वह बिंदु होता है जो पृथ्वी के सतह के नीचे होता है और वहीं पर भूकंप उत्पन्न होता है। तो अभी जो हमने तिंगरी काउंटी की बात की है, यह इस भूकंप का जो तिब्बत में आया है उसका हाइपोसेंटर है, जो 10 किलोमीटर गहराई में यह बिंदु स्थित था तिंगरी काउंटी में। तो यह भूमि के नीचे होता है, यानी भूकंप सतह के नीचे ही उत्पन्न होगा ना, प्लेट जब टकराएंगे तो। और भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। न जाने कितने एग्जाम में ये प्रश्न कितने बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इतने इम्पोर्टेंट तथ्य को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर क्या रहेगी? मैंने जो कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जीडीपी की दर क्या रहेगी एनएसओ के अग्रिम अनुमान के अनुसार, और भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपको बताया था। तो उसी के तहत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो उसका जो अनुमान है उसके अनुसार यह वृद्धि दर ऑप्शन बी में 5.4% दिया हुआ है, यही इसका उत्तर है। यानी वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान एनएसओ ने लगाया है। कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता विस्तार में अगले 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि भारत में 2030 तक वह 1 करोड़ लोगों को एआई में, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करेगी। और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अमेरिका की यह कंपनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वी नारायणन। वी नारायणन 14 जनवरी को इसरो के अध्यक्ष के पद को संभालेंगे। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ, और के कस्तूरीरंगन और के राधाकृष्णन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। पहले ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग 23 अगस्त को मनाते हैं। 2024 में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।
तो इसी की याद में जब 1 साल पूरे हुए 23 अगस्त 2024 को, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। तो ये पहली बार मनाया गया है और अब हर एक साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम्स में दिवस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। अब इसरो के द्वारा जो महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। आदित्य L1 ये भारतीय अंतरिक्ष संगठन का यानी इसरो का पहला सौर मिशन है। इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है, तो ये श्री हरिकोटा में है और यहीं से सारे मिशन लॉन्च किए जाते हैं। अधिकतर मिशन यहीं से लॉन्च होते हैं भारत के। और जिस व्हीकल से, जिस वाहन से इसे लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को, उसका नाम है PSLV C57। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसको GSLV MK3 LVM3 से लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। एक्सपोसेट ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसका नाम है एक्स रे पोलारिमीटर सैटेलाइट। इसको PSLV C58 रॉकेट से श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। स्पेसडेक्स मिशन अभी 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन इसका पूरा नाम है, जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण केंद्र के बारे में देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। ये प्रमुख लॉन्च साइट है, यहीं से अधिकतर मिशन लॉन्च किए जाते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है और यहाँ पर रॉकेट और उपग्रह का अनुसंधान किया जाता है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है, यहाँ पर उपग्रह का निर्माण किया जाता है। तो इतने इम्पोर्टेंट तथ्य आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मोहम्मद घासन मौमून किस देश के रक्षा मंत्री हैं जो भारत आए? दोस्तों, ये मालदीव के रक्षा मंत्री हैं। आप जानते हैं कि मालदीव से 8 महीने पहले मालदीव के राष्ट्रपति के कहने पर, क्योंकि इनका जो है चीन की तरफ झुकाव हो गया था, उसके बाद उन्होंने भारत से कहा था कि वो अपने सैन्य अधिकारी को वापस बुला लें और उसके बाद भारत और मालदीव के बीच का रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन अब मालदीव काफ़ी सुधर गया है और भारत के प्रति अपने संबंध को फिर से सही करना चाह रहा है। तो रक्षा मंत्री उसके भी भारत के दौरे पर आए हैं और रक्षा में सहयोग करने का आश्वासन फिर से भारत ने उसको दिया है। अब मालदीव की बात हो रही है तो आप जानते हैं मालदीव दक्षिण महासागर में स्थित है, हमारे भारत के जस्ट नीचे स्थित है, लक्षद्वीप के आसपास। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा, वो दिवेही है और यहाँ की रुपया है मालदीवियन रुफिया। रुफिया है, ये रुपया नहीं है। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद मौजू। भारत ने पड़ोसी प्रथम, नेवर फर्स्ट नीति जो है भारत की, और सागर विजन जो नीति है, उसके तहत भारत ने मालदीव की रक्षा जरूरतों पर ध्यान देने पर जोर दिया है।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? आप जानते हैं कि 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर में होने वाला है और इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं और जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये 2 साल में एक बार होता है। पिछला 2023 में हुआ था, अभी 2025 में हो रहा है। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी और इस वर्ष इसका उद्घाटन, जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसका समापन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडिया एआई ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को अपनाने और विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस समझौते के माध्यम से 2026 तक छात्रों, शिक्षकों, डेवलपर्स, सरकारी अधिकारियों और महिला उद्यमियों सहित 5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में ग्रामीण एआई नवाचार को बढ़ावा देने और 1 लाख एआई नमो नमेश और डेवलपर्स को सुसज्जित करने के लिए एआई अन्वेषक, जिसको एआई कैटालिस्ट भी कहा जा रहा है, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये केंद्र को आप ध्यान में रखिएगा और ये 5 लाख की जो संख्या है इसको ध्यान में रखना है आपको। भारत में एआई विकास और एआई सुरक्षा संस्थान की भी स्थापना इसके माध्यम से की जाएगी। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किस सुविधा खुदरा श्रृंखला के साथ साझेदारी की? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यू शॉप। भारत की सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप है। इसके साथ सहभागिता करते हुए उसके अवॉर्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत एम्पावर बीज सपनों की उड़ान की शुरुआत की गई है। एम्पावर बीज लॉन्च किया गया है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए खुदरा क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। और इस परियोजना की आधारशिला विशाखापत्तनम के पास पुदिमदका नाम की जगह पे रखी गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत का मिशन है जो 4 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था और इस राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। तो आप समझ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। दोस्तों, आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। अगर अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो लेक्चर आप अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए करंट अफेयर्स टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।